आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ स्पिंडल रोटेशन के ऊपर, जिसमें हम कवर करेंगे कटिंग स्पीड, है ना, आरपीएम, फीड, डेप्थ ऑफ कट, है ना। तो आप जरा ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको हर कोई अपडेट्स इस सीएनसी बीएमसी से रिलेटेड कोई भी हो वो मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग स्पिंडल रोटेशन। स्पिंडल रोटेशन, तो जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग मशीन में ना स्पिंडल को दो तरीके से रोटेट करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट आरपीएम, कांस्टेंट आरपीएम, है ना। तो कांस्टेंट आरपीएम में क्या होता है कि जब हम कोई कंपोनेंट मशीन में चलाते हैं ना, तो उसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो आरपीएम है वो कांस्टेंट रहती है ना। टूल किसी भी डायामीटर पे होगा, आरपीएम आपकी कांस्टेंट रहती है, समझ रहे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कोई एक सिंपल सा मैं एक कंपोनेंट का डायग्राम बना दूं, आप देखेंगे कि हम लोग कैसे स्पिंडल के आरपीएम को यूज करते हैं मशीन में ड्यूरिंग कटिंग। तो दोस्तों एक ये कंपोनेंट है। अब कांस्टेंट आरपीएम में क्या होगा कि टूल किसी भी डायामीटर पे होगा ना, चाहे वो ये डायामीटर हो, सपोज करिए ये डायामीटर मैंने दे दिया 10 mm का, है ना, ये डायामीटर मैंने दे दिया 80, ये वाला डायामीटर मैंने दे दिया 130, कुछ ऐसा। तो कांस्टेंट आरपीएम में क्या होगा कि जो कटिंग टूल है, चाहे वो 10 डाया पे हो, चाहे 80 के डाया पे हो या 130 के डाया पे हो, जो आरपीएम होगी वो कांस्टेंट होगी। और इसमें हम लोग सिंपल एक लाइन लिख देते हैं, G97S, जो भी आप लिख दें। मान लीजिए मैंने लिख दिया 1500 M03। इसमें क्या होगा कि ये जैसे साइकिल स्टार्ट करेंगे और ये टूल चलना चालू होगा, तो वो किसी भी डाया पे रहेगा, आएगा या जाएगा। जो आपकी जो स्पिंडल आरपीएम है ना, वो कांस्टेंट रहती है ना। तो आरपीएम आप समझ रहे होंगे, राउंड पर मिनट होता है। तो ये 1 मिनट में 1500 चक्कर ये लगाएगा। लेकिन क्या होता है कि अगर ये डायामीटर में वेरिएशन ज़्यादा होता है ना, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 10 है, ये 80 है, ये 130 है, इस वेरिएशन है अगर डायामीटर में, तो हम लोग ये कांस्टेंट आरपीएम डालते हैं ना, तो फिनिश भी थोड़ा अच्छा नहीं आता है और इंसर्ट्स की लाइफ वगैरह भी ठीक नहीं मिलती है। तो क्या होता है, हम लोग ये कब यूज कर सकते हैं कांस्टेंट आरपीएम, कि अगर कोई कंपोनेंट आपका सिंपल ऐसा हो ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, थोड़ा बहुत ही अगर डायामीटर में वेरिएशन है, तो इस केस में तो हम लोग कांस्टेंट चलाते हैं, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब हम लोग वेरिएबल डायामीटर से, तो हम लोग कटिंग स्पीड या आरपीएम भी वेरिएबल रखते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जब हम कांस्टेंट में तो एक लाइन डाल देते हैं, बट दूसरा हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल आरपीएम। तो वेरिएबल आरपीएम में क्या होता है दोस्तों कि जब टूल ना छोटा डाया पे होगा तो आरपीएम मैक्सिमम रहेगी, बट जैसे जैसे टूल बड़ा डाया पे जाएगा वैसे वैसे जो आरपीएम है वो कम होती जाती है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं मशीन में कि एक कोड यूज करते हैं हम लोग, G50। कुछ मशीनों में इसको G92 भी लिखा जाता है। तो G50S जो भी हम लिख दें, सपोज करिए मैंने 2000 लिख दिया M03, और उसके साथ में आपको लिखना रहता है G96S, कुछ भी, मान लीजिए मैंने 220 लिख दिया।
तो इसमें 2 लाइन हमें डालना पड़ेगा, 2 ब्लॉक लिखने पड़ेंगे, जिसमें ये जो G50 है ना, ये मैक्सिमम लिमिट है। मतलब कि एक समझ लीजिए कि अधिक से अधिक जो घूमेगा वो 2000 के आरपीएम पे ये घूमेगा, लेकिन जो कम से कम है वो मशीन खुद अपने आप कैलकुलेट करती है। तो हमें ये कतई ये नहीं समझना चाहिए कि ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। ये मिनिमम नहीं होता, जो 96 है ना, यही 96 हमारा कटिंग स्पीड होता है। ये G96 जो है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं कटिंग स्पीड। अभी इस पे हम लोग करेंगे चर्चा, कटिंग स्पीड है ना। और ये जो G50 है ये मैक्सिमम आरपीएम की लिमिट है, मैक्सिमम आरपीएम लिमिट, ये हाईएस्ट आरपीएम है जो हमने दिया है। इसमें क्या होगा कि जैसे ही टूल छोटा पे है आरपीएम बढ़ जाएगा, इस पे आके घटेगा, घटता रहेगा। इसमें क्या है कि इंसर्ट्स पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं आता और कटिंग भी स्मूथ होती है और फिनिशिंग वगैरह भी अच्छी आती है। कटिंग होने के टाइम आपका जो आर ए वैल्यू वगैरह है वो भी इम्प्रूव होती है। मज़े की बात है, इंसर्ट्स की लाइफ भी अच्छी मिलती है। तो अब ये कैसे मशीन कैलकुलेट करती है, इसके लिए ना एक सिंपल सा हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। उसके लिए VC है ना = पाई DN अपॉन 1000 है ना, ये होता है mm/मिनट। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं जब एक्चुअल मशीन इसी फार्मूले के हिसाब से उसको कंट्रोल करती है। तो अब हम लोग इस पे बात करते हैं। ये आपको स्पिंडल रोटेशन समझ में आ गया होगा कि अगर हमें कांस्टेंट आरपीएम पे चलाना है तो एक लाइन या एक ब्लॉक लिखेंगे, और वेरिएबल पे चलाना है तो हम लोग ऐसा लिख देंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि अच्छा ये हम कितना लें या ये मैक्सिमम क्या होना चाहिए, तो वो बेस्ट है ऑप्शन। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये तो मैक्सिमम आरपीएम ना आपको अपने एक्सपीरियंस से रख लीजिए, और जो ये कटिंग स्पीड है दोस्तों, ये समझिए कि ये जो भी इंसर्ट्स की कैटलॉग है या इंसर्ट्स की डब्बी है ना, उसके ऊपर भी अलग अलग ग्रेड के हिसाब से दिया होता है कि अगर आप ये ग्रेड की इंसर्ट्स लेते हैं तो वो भी एक फिक्स नहीं देगा, इसकी एक रेंज दे देता है। जैसे आपको 220 हमने ले लिया ना, उसकी एक रेंज दे देगा कि अगर आप कोई ग्रेड चला रहे हैं तो उसकी एक रेंज दे दिया कि चलो ये आपको एक रेंज दे देता है कि 125 से आप इसको 380 के बीच में रखेंगे तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। बट उनको ये मालूम नहीं रहेगा ना, जो कटिंग पैरामीटर्स दे रहे हैं इंसर्ट्स बनाने वाली कंपनी, कि आपका कंपोनेंट की क्लैंपिंग कंडीशन क्या है या आपका कंपोनेंट ओवरहैंग कितना है। तो वो एक रेंज दे देते हैं, आपको लेना अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही है। तो वो कोई भी पैरामीटर्स ये नहीं बताएगा कि आप ये लेके चलाइए, वो एक रेंज दे देगा, आपको इसमें से अपना बेस्ट लेना है जिसपे आपका बेटर रिजल्ट मिले। तो अब ये कैसे काम करता है वो हम लोग समझते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों क्या होगा कि जैसे सपोज करिए कि मैंने ऐसा लिख दिया, अभी ये मैं हटा देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग ये कटिंग स्पीड और इस पे आरपीएम पे, है ना। इसमें क्या होगा कि आप जब इतना डाल दें इस कंपोनेंट को बनाने के लिए, तो अब ये जब 220 हमने ले लिया, ये एक एवरेज होता है। आप समझे कि अगर हम लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊं तो ये कटिंग स्पीड ना 200 के आसपास हम लोग रखते हैं। ये कई बार हम लोग 200 से 110-20 नीचे भी कर लेते हैं, कई बार हम लोग इसको थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं, तो 240, 250, 260 भी ले लेते हैं अगर बहुत बड़ा कंपोनेंट है तो। अब ये वर्क कैसे करता है ये देखें जरा, है ना। तो अब अगर हम लोग इसके हिसाब से कैलकुलेट करें कि अच्छा अगर हमने ये कटिंग पैरामीटर लिया है तो जब वो 10 के डायामीटर पे आएगी ना तो वो कितने आरपीएम पे घूमेगी। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें VC जो इसमें होता है, अगर आप नोट करें तो VC जो होता है ये होता है कटिंग स्पीड,
कटिंग स्पीड। पाई आपको पता ही है 3.14 ले लेते हैं, नहीं तो 22/7 ले लेते हैं। डी जो होता है ये हमारा डायामीटर होता है ना। आप कई बार समझते हैं कि अच्छा ये डायामीटर कौन सा लें, इसमें हम लोग चाहें तो एवरेज डायामीटर भी ले लेते हैं। अगर एवरेज डायामीटर कैसे निकालेंगे कि अगर ये 3 डायामीटर दिया है तो अगर हम लोग एवरेज डायामीटर एडी मैंने लिख दिया, एवरेज डायामीटर अगर निकालना हो तो ये 3 डायामीटर है 130 है ना, 80 + 10, ये तीनों को जोड़ के और 3 का भाग दे दीजिए। अगर 2 है तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए, 4 है 4 को जोड़ के 4 का भाग दे दीजिए, तो ये एक एवरेज डायामीटर निकल जाता है। तो अगर यहाँ आप देखें ना, इसमें अगर हम लोग एवरेज डायामीटर निकालते हैं तो 130 + 80 + 10 220 आ रहा है, डिवाइड बाई 3 कर दें तो एवरेज डायामीटर आपका 73 के आसपास आ रहे हैं। हम लोग इसको लगभग 73 से 75 के आसपास, मतलब हम लोग इसको मान लें कि चलो 73 या 75 कुछ भी आप मान लीजिए, तो हम लोग ये मान के चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अब डी तो हमारा डायामीटर है, एन जो है ये नंबर ऑफ रोटेशन कहेंगे इसको, नंबर ऑफ रोटेशन, जिसको हम लोग दूसरे वे में बोलते हैं आरपीएम, राउंड पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट है ना, और ये 1000 से हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं। तो अब इसमें अगर दोस्तों हमें ये निकालना पड़े कि अगर आपकी कटिंग स्पीड दिया हो 220, सपोज करिए कि वीसी दे दिया 220, पाई आपको मालूम ही है, और हम यहाँ पे 10 के डायामीटर पे निकालना चाहें तो आपको n क्या होगा ये निकालना है। तो अगर आप यहाँ से n निकालेंगे ना तो n में क्या आएगा, n निकालेंगे तो आप यहाँ से अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n = हो जाएगा VC गुणे 1000 डिवाइड बाई पाई इंटू डी। अब n कैलकुलेट करना है मुझे 10 के डाया पे, तो अब VC = अगर यहाँ VC की वैल्यू अगर हम लोग 220 रख रहे हैं तो अब 220 गुणे 1000 बटा में 22, 7 ऊपर 22/7 है, 7 ऊपर चला जाएगा, और डी हमने ले लिया कि हमें 10 पे चाहिए। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे आप देखेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देना है और इसका गुणा करके इसका भाग दे देना है। तो अगर शॉर्टकट में समझें तो 1 0 से ये 0 कट गया, ये 22 से 22 कट गया है ना, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये कितना आ गया, 7000। तो अब क्या होगा कि जब ये पैरामीटर्स हमने कटिंग स्पीड इसमें 220 दे दिया, तो ये कटिंग स्पीड के हिसाब से अगर 10 के डाये पे आएगा ना तो इसको 7000 आरपीएम की रिक्वायरमेंट है। बट ये घूमेगा कितना पे, 2000 पे, क्योंकि मैंने जो इसको एक लिमिट दे दी 2000, ये 2000 पे घूमेगा। अगर मैं 2200 दे देता तो 2200 पे घूमेगा। इसकी रिक्वायरमेंट आरपीएम 7000 है, बट लिमिट 2000 की है, तो ये 2000 पे घूमेगा इस डाया पे। बट ऐसे ही अगर हम देखें कि ये 80 के डाये पे क्या घूमेगा, है ना, तो आप अगर इसको 80 के डाया पे आरपीएम निकालना चाहें तो भाई 80 के डाये पे अगर देखें तो क्या होगा, तो ये तो वही रहेगा 22/7, VC 220 1000 है ना, और ये 22/7 ऊपर चला गया, और डी हमने 80 रख दिया। अब यहाँ से भी अगर कैलकुलेट करें, इससे ये कट गया और ये हो गया 7000 डिवाइड बाई 8। तो अगर 7000 को हम लोग 8 से डिवाइड करें, ये निकल गया 875। तो समझे कि जब ये 80 के डाया पे आएगा ना यहाँ पे, तो लगभग 875 के आरपीएम होंगे।
क्लियर है आपको? अपने आप ये मशीन कैलकुलेट कर लेगी। तो आप समझे कि यहाँ पे आएगा तो लगभग 875 पे घूमेगा, 10 के डाय पे होगा तो 2000 घूमेगा। अगर 130 पे निकालें हम लोग तो 130 पे अगर देखें तो कितना पे घूमेगा, एन निकालें तो ये 220 गुणे 1000 बटा में 22/7 ऊपर चला गया, और यहाँ पे डाया मैंने लिख दिया 130। यहाँ पे कैलकुलेट करें, 0 से 0 चला गया, 22 से 22 चला गया, और 7000 डिवाइड बाई 13। यहाँ पे और भी आरपीएम कम हो जाएगा। यहाँ पे लगभग ये 538, अगर ये कटिंग पैरामीटर हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे 538 पे घूमेगा। तो दोस्तों ये कटिंग स्पीड कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका हो गया कि ये कितने पे घूमेगा। अब दूसरे तरीके से अगर इसको समझें तो सपोज करिए कि अगर ये हम लोगों ने पैरामीटर डाला है तो इसमें 538 पे घूम रहा है। अगर मुझे ये लगता है कि यहाँ पे थोड़ा और आरपीएम बढ़ाना है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे 538 के बजाय 600 पे घूमे या 700 पे घूमे, हम ऐसा चाह रहे हैं। तो अब आप इसको 2500 कर दें, 2200 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 3000 भी कर दें तो भी वहाँ पे 538 पे ही घूमेगा। फर्क किससे पड़ेगा? फर्क पड़ेगा आपका कटिंग स्पीड जो है उसको बढ़ाने से। तो अब अगर हम दूसरे तरीके से चाहें कि भाई 130 के डाये पे 700 पे घूमे तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो अब उसके हिसाब से हमें कटिंग स्पीड ही निकालनी पड़ेगी। भाई मुझे कटिंग स्पीड निकालनी है, पाई की वैल्यू 22/7 है। अब डाया क्या है? 130, यहाँ 1000 है ना। अब एन मुझे कितना चाहिए? 130 के डाये पे मैं चाह रहा हूं कि 700 के आसपास घूमे। तो अब ये हो जाएगा, ये 22/7 हो गया, डी डायामीटर हो गया, एन मुझे 700 चाहिए, तो ये बटे में 1000, ये 7 तो 22/7 है, पाई की वैल्यू है। अब यहाँ से अगर आप देखें है ना, तो इसको कैलकुलेट करें। ये 2 0 से मैंने 2 0 काट दिया, 7 से 7 काट दिया, ये 0 से ये 0 कर दिया। तो अब ये कितना हो गया? VC आपका हो गया 22 × 13, ये लगभग 286 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे 286 रख दूं कटिंग स्पीड, तो 130 के डाया पे वो 700 पे घूमेगा, लेकिन 10 के डाये पे क्या होगा कि इस पे अभी भी वो 2000 पे घूमेगा, है ना। आपने देखा कि जब हमने 220 रखा था तो यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड 7000 था, हो सकता है 286 रखें तो यहाँ 9000 या 10000 रिक्वायर्ड हो, बट लिमिट है इसकी 2000 की, तो 2000 पे घूमेगा। लेकिन जब ये 130 के डाये पे जाएगा तो 700 पे घूमने लगेगा। ठीक है, तो ये जो कटिंग स्पीड है ये सिंपली आप 200 से 250, 180 जैसा आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। बाकी हमें बहुत ज़्यादा इसके थ्योरेटिकल पे या पैरामीटर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चला सकते हैं। आपको देखना है कि क्लैंपिंग कंडीशन कैसी है और इसका ओवरहैंगिंग कैसी है। दूसरा सवाल रहा दोस्तों फीड का। तो फीड जो है इसमें हम लोग देते हैं, फीड जो भी आप लिखेंगे ना टर्निंग सेंटर में, ये हम लोग देते हैं mm पर रेवोल्यूशन। mm पर रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जो आपका जो कंपोनेंट है कोई सा भी, जब ये एक चक्कर कंप्लीट करेगा ना तो आपका जो टूल है वो कितना आगे बढ़ेगा। सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिख दिया F 0.15, तो ये क्या होगा कि जब आपका कंपोनेंट एक चक्कर लगाएगा तो ये 0.15 आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो जनरली क्या होगा कि जो हम लोग फीड रखते हैं ना,
ये भी मैं बताया कि आपका जो कटिंग पैरामीटर्स है या जो आपकी कैटलॉग है, तो उस कैटलॉग में ना ये दिया रहता है कि आपको कितने से कितने के बीच में आपको कटिंग स्पीड रखनी है, कितने से कितने के बीच में फीड रखनी है, कितना से कितना डेप्थ आप कट रखेंगे तो ये आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट दोस्तों, हमने देखा है पिछले 26-27 सालों से मैं इस लाइन में हूँ, इंडस्ट्रीज के टच में हूँ, तो नॉर्मल जो फीड हम लोग लेंगे ना, आप लगभग मान लीजिए 0.15 जो है ये एवरेज फीड है। बट कई बार जैसे पकड़ अच्छी है, हमें साइकिल टाइम कम करना है, रफिंग है, तो रफिंग वगैरह में हम लोगों को क्या करना है, ये फीड वगैरह हम लोग 0.25 से 0.3 तक भी ले लेते हैं, कई बार हम 3.5 भी ले लेते हैं। लेकिन यही जब हम लोग फिनिश करते हैं तो फिनिश में हम लोग इसको 0.15 या 0.2 तक हम लोग चलाते हैं। कई बार दोस्तों इस फीड का जरूरत आता है कि जब हम लोग कोई ऐसी इंसर्ट्स यूज करते हैं जिसमें चिप्स बड़े बड़े आने लग जाते हैं, तो अगर हम लोग पैरामीटर्स ठीक रखते हैं ना, तो चिप्स वगैरह को तोड़ने के लिए एक तो उसकी ज्योमेट्री इंसर्ट्स की होती है, वो चिप्स को ब्रेक करती है, और दूसरे चिप्स को तोड़ने के टाइम हम चाहें तो थोड़ा सा आरपीएम इंक्रीज करें, आरपीएम और फीड हम बढ़ा देते हैं, तो भी हम लोगों का जो अपना चिप्स वगैरह है वो तोड़ते हुए इंसर्ट चली जाती है। तो फीड भी हम लोग 0.25 से 3.5 रफिंग में रख सकते हैं, और फिनिशिंग में 0.15 से 0.2 के बीच में हम लोग रख सकते हैं। तीसरा इसमें एक पैरामीटर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट। तो डेप्थ ऑफ कट के लिए मैंने एक बार रफिंग के लिए आपको बताया था कि हम लोगों को डेप्थ ऑफ कट क्या रखना चाहिए। तो ये जो बेस्ट मतलब पैरामीटर है ना डेप्थ ऑफ कट के लिए, उसमें ये समझें कि हम लोग जब रफिंग करते हैं ना, तो रफिंग में हम लोग ये डेप्थ ऑफ कट जो आन डाया लेते हैं ना, वो अप्रोक्सीमेटली 3 mm हम लोग रखते हैं। आन डाया 3 mm का मतलब कि हम लोग डाया में 3 mm काट रहे हैं। जैसे 130 है, अगर इसको हम लोग रफ करके आएंगे ना ऐसा कुछ भी, तो 130 में जैसे डाया 130 है, तो हमारा कट 3 mm का मतलब हो गया कि 127 है ना, फिर 124 ऐसा। तो ये डायामीटर में ये 3 mm है, एक तरफ से ये यहाँ से 1.5 mm होता है। तो जो डेप्थ ऑफ कट हम लोग रफिंग में लेंगे वो 3 mm ले सकते हैं, ये जब हम लोग टर्निंग करके रिमूव करते हैं। तो अगर इसी को हमें फेसिंग करके रिमूव करना हो, तो फेसिंग के टाइम हम लोग ये जो डेप्थ ऑफ कट रखेंगे ना, फेसिंग मतलब आगे से, तो उस केस में हम लोग ये डेप्थ ऑफ कट जो रखते हैं रफिंग के टाइम, वो 1 mm रखते हैं, लगभग 1 mm, और वो भी ऊपर से नीचे। जब हम लोग टर्निंग करेंगे या फेसिंग करेंगे तो ऊपर से नीचे ऐसा हम लोग 1 mm रख सकते हैं। मैं पीछे भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये जो कटिंग फीड आरपीएम है वो हम लोग बेस्ट तरीका है, आपका अपना एक्सपीरियंस। बट हम लोग एक सिंपल सा फंडा देखें ना आरपीएम वगैरह को लेने का या कटिंग स्पीड को लेने का, तो आप ये समझें कि अगर आपका कोई कंपोनेंट है ना, अगर कोई कंपोनेंट नॉर्मल समझिए कि कोई 20 से 50 के डायामीटर का है ना, और कोई ओवरहैंगिंग नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तो इस केस में ना 20 से 50 का है, तो आप इसको मान के चलिए कि हम लोग इसको बड़े आराम से 2000, 2200, 2500 तक घुमा सकते हैं। ये हम लोगों को आरपीएम ले लेना है। बट दोस्तों जैसे इससे डायामीटर बढ़ता जाएगा, सपोज करिए कि कोई 50 से ऊपर और 70-80 तक अगर हम ले लें, तो अगर ये थोड़ा 70-80 तक जा रहे हैं तो हम लोग ये 2000-2500 के बजाय हम लोग इसको मतलब मान के चलिए कि हम लोग इसको 1800 से 2000 के बीच में रख लेंगे। अगर 70 से ऊपर मान लीजिए 80 से 100 या 120 हो गया, तो फिर हम लोग इसको थोड़ा सा और कम कर सकते हैं, 1800 या 1600, 1800 रख सकते हैं।
और इससे अगर थोड़ा सा कम होता है, सपोज करिए कि कोई डाया 10 से 20 हो गया है ना, तो इसको हम लोग और भी थोड़ा सा 2500 या इसको हम 2500 से 3000 के बीच में भी रख सकते हैं। और इससे छोटा हुआ तो दोस्तों मशीन की अपनी लिमिट होती है। ज़्यादातर टर्निंग सेंटर में जो चेक साइज हम देखते हैं 165 100 200 mm, तो वो 3000 3500 तो उसकी मैक्सिमम होती है। तो हम लोग अगर इससे भी छोटा कोई 4-5 डाया का है तो आप समझो कि इसको 3200 3500 भी रख सकते हैं, बशर्ते कि वो ओवर हैंगिंग ना हो। एक सिंपल हम लोग ये आरपीएम की एक रेंज रखते हैं, लेकिन अगर आपका कंपोनेंट ओवर हैंग है तो फिर हम लोग इसको एक लिमिट हो जाती है कि भाई ओवर हैंग है तो हमें मैक्सिमम के तरफ ना जाके एवरेज या मिनिमम की तरफ रखना होता है। तो एक दोस्तों एक अच्छा टॉपिक था और आपको मुझे उम्मीद है समझ में भी आया होगा। तो आप इसको देखें, समझें और इसको यूज करें। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, है ना। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।